सबसे पहली बात तो ये है कि सिलेबस की इंपॉर्टेंस क्या है। हमें सिलेबस क्यों पढ़ना है, क्यों याद करना है, इंपॉर्टेंस क्या है सिलेबस की। सिलेबस की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस यही है कि वो आपको एक बताएगा, रास्ता देगा, गाइडिंग लैंप की तरह काम करेगा कि मेरे को क्या चीज़ पढ़नी है, क्या चीज़ छोड़नी है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, ठीक है, जैसे आज हम पढ़ रहे थे कि जो स्पेशल स्टेटस मांग रहे हैं या बैकवर्ड स्टेट्स का स्टेटस मांग रहे हैं स्टेट्स, तो हमें पता लगा पेपर 2 में काम आ जाएगा हमारे। कोई भी हम न्यूज़ पढ़ रहे हैं, कल हम पढ़ रहे थे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन या मिक्स्ड रिप्रेजेंटेशन, तो जो भी हम न्यूज़ अखबार में से उठा रहे हैं या कोई क्लास हो रही है या कोई कंटेंट पढ़ रहे हैं, तो वो हमारे सिलेबस में कौन से पार्ट में आएगा, काम आएगा भी या नहीं आएगा। ठीक है ना। तो पहले तो हमारे रेलिवेंसी सेट करते हैं सिलेबस की, ये चीज़ हमारे काम आएगी नहीं आएगी और कौन से पेपर में काम आएगी। ठीक है, तो पहली इंपॉर्टेंस तो होगी आपकी सिलेबस की, टू गेट द रेलिवेंट कंटेंट फ्रॉम द एनी स्टडी मटेरियल। तो हमें पता चलता है कि कौन सा कंटेंट हमारे लिए रेलिवेंट है और कौन सा रेलिवेंट नहीं है। तो रेलिवेंसी सेट करता है वो कंटेंट की। दूसरा काम सिलेबस करेगा आपका, आपकी आंसर राइटिंग में हेल्प करेगा। आंसर राइटिंग में जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आ गया कल्चर से, कि भाई कल्चर का क्वेश्चन, आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन मैं आपको याद करा दूंगा आज कि भाई कल्चर जब भी आ जाए ना तो उसमें 3 वर्ड डाल देना, AAL। ए से होएगा आपका आर्ट फॉर्म्स, कल्चर में आर्ट्स आती है, पेंटिंग, डांसिंग वांसिंग, ठीक है ना। कल्चर में आर्किटेक्चर भी आता है, कल्चर में लिटरेचर भी आता है। अब आप इन डायमेंशंस के थ्रू क्या करोगे, उस आंसर को लिख दोगे। मतलब आपके क्वेश्चन में कल्चर वर्ड आ गया, कल्चर के बारे में कुछ पूछ रहा है वो, आपको कुछ नहीं आता उसके बारे में, ठीक है, तो आप सोचोगे कैसे, किस थिंकिंग में सोचोगे इस क्वेश्चन में को लिखना क्या है। अगर आपको सिलेबस के पार्ट पता होंगे कि सिलेबस में कल्चर वर्ड लिखा था, उसके अंदर ये पार्ट्स थे, तो आप उस डायरेक्शन में सोचोगे और उसको उस आंसर के अकॉर्डिंग मोल्ड कर लोगे। तो ये फायदा होता है सिलेबस याद करने का। एक सिलेबस से आप ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो जो आपने पढ़े भी नहीं है। इसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी ना, क्योंकि सारा तो नहीं पढ़ सकते आप, कहीं ना कहीं तो आप 80-70% पढ़ के 30% आपको मैनेज करना पड़ेगा और वही आपको सेपरेट करेगा। तो इसके क्या होगा, आप मैनेज करना सीखोगे आंसर को। थर्ड चीज क्या होगी, जो सर ने भी कल बताई थी आपकी क्लास में, सिलेबस से आप ऐसे लिख दोगे पूरा। कैसे लिखोगे, अब मैं आपको बताऊंगा जब सारे पेपर आपके कवर हो जाएंगे ना, 1 2 3 4। जैसे कल सर ने क्या बताया, ग्रीन रेवोल्यूशन का एग्जांपल दिया तुम्हें कि भाई ग्रीन रेवोल्यूशन है, और पेपर 1 के अंदर पहला क्या आता है, हिस्ट्री आता है, तो उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लिख दो। दूसरा क्या आता है, सोसाइटी, सोसाइटी के ऊपर उसका क्या इंपैक्ट पड़ा ग्रीन रेवोल्यूशन का। फिर उसमें ग्लोबलाइजेशन वर्ड भी आता है कि ग्लोबलाइजेशन भी, ठीक है, उसके अंदर जो जो वर्ड आएंगे ना उसके एक पैराग्राफ बना देते, आपका ऐसे पूरा हो जाएगा, स्ट्रक्चर्ड भी हो जाएगा। फिर थर्ड वर्ड आता है ज्योग्राफी, किस किस एरिया में इंट्रोड्यूस किया, कहां से लेके आए हम सीड्स, ठीक है। सेकंड पेपर में क्या आता है आपका, गवर्नेंस, कि भाई गवर्नमेंट का क्या रूल था, रोल रोल था। सोशल जस्टिस, किसी को स्मॉल फार्मर पे क्या फर्क पड़ा, बड़े फार्मर पे क्या पड़ा, सोशल जस्टिस हुआ नहीं हुआ, पॉवर्टी पे क्या इंपैक्ट पड़ा, सोशल जस्टिस हो गया, गवर्नेंस हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, ठीक है। पहले बताया ना कल हमारे इंटरनेशनल रिलेशन का थोड़े ठीक हो गए, पहले हम भिखारी थे, मांगते रहते थे, अब हम स्ट्रेंथन हो गए अपने। तो इंटरनेशनल रिलेशन पे भी इंपैक्ट पड़ा ग्रीन रेवोल्यूशन से। थर्ड पेपर में क्या आता है, इकोनॉमी आता है, एग्रीकल्चर आता है, सिक्योरिटी आता है, साइंस सेंटर का आता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी थी, ये भी हाइब्रिड सीट्स थे, तो आप टेक्नोलॉजी वाला पार्ट करोगे, इसके अंदर हाइब्रिड सीट यूज किए थे। तो जो जो सिलेबस है, फिर एथिकल इश्यूज कुछ आए इसके अंदर, फॉर पेपर फॉर एथिक्स का है, तो ऐसे आप सिलेबस से ऐसे लिख दोगे पूरा, सोचो। पर याद तो वो, अगर आपको एक कंपोनेंट ही नहीं पता, मेरे को तो याद है, मैंने बता दिया कल्चर आते मैं 3 वर्ड लिखूंगा, AAL। आर्ट फॉर्म्स, उसमें आर्ट फॉर्म में डिफरेंट पेंटिंग्स, डांस वांस जो भी आएगा, आर्किटेक्चर जो भी मॉन्यूमेंट्स बने, और लिटरेचर। इतना तो डिटेल में याद नहीं होगा किसी को, है है करवाऊं नहीं, याद तो नहीं है ना अभी तो, हाँ तो करवा देता हूँ, याद है ना वो है, ठीक है। तो ये फायदे होते हैं, आपको रेलिवेंसी पता चलती है, आप कॉन्फिडेंट फील करते हो, आप अपने आंसर राइटिंग ऐसे सब हो जाएगा, आपको आपको पता होगी ये काम की चीज है मेरे लिए, ठीक है। तो पहला हम स्टार्ट करेंगे GS1 का, GS1 जनरल स्टडीज पेपर 1 का सिलेबस याद करेंगे, सिलेबस लर्न करेंगे। और एक इसमें चल रहा है आपका मेंस का चल रहा है, प्रीलिम्स से तो बस टॉपिक टॉपिक दे रखे हैं आपके सिलेबस में, मेंस का है बड़ा सिलेबस जो आपको याद करना है, ठीक है। तो GS1 में आप ऐसे 3 चीज बनाओगे, जो GS1 है ना वो आपका 3 पार्ट में डिवाइडेड है, पहला, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जनरल स्टडीज पेपर 1 सबके पास है, ये पेपर को आप
देखो मैंने ऐसे डिवाइड कर दिया, 3 में डिवाइड कर दिया लाइन, एक कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट में डिवाइड करके लाया हूँ, ठीक है। तो पहला कंपोनेंट जो मैंने किया है वो है हमारा हिस्ट्री एंड कल्चर। जीएस पेपर 1 में सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिस्ट्री एंड कल्चर। ऐसे स्ट्रक्चर बना के बताओ, सबसे पहले आप हिस्ट्री एंड कल्चर पढ़ोगे, हिस्ट्री और साथ साथ कल्चर। फिर हम पढ़ेंगे उसके बाद इंडियन सोसाइटी, सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे फिर हम, ठीक है। थर्ड हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी। ये हो गया हमारा जीएस पेपर 1 के अंदर। हिस्ट्री एंड कल्चर पढ़ेंगे, फिर सोसाइटी पढ़ेंगे, फिर ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ये 3। अब बात आ जाती है हिस्ट्री एंड कल्चर की। हिस्ट्री एंड कल्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? तो हिस्ट्री एंड कल्चर को मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया। जब हिस्ट्री एंड कल्चर आएगा आपके दिमाग में, आपके दिमाग में आना चाहिए 5 चीजें, ये 5 चीज पढ़नी मेरे को। पहला क्या पढ़ूंगा मैं, दूसरा, तीसरा, ये 5 चीज पढ़ोगे आप हिस्ट्री एंड कल्चर में। सबसे पहला जो पार्ट है वो है हेरिटेज, जो हमारी हेरिटेज है एंड कल्चर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हमारी हेरिटेज और कल्चर। हेरिटेज वर्ड को हाईलाइट करना है, कल्चर वर्ड को हाईलाइट करना है, ठीक है। आपको एक पता होना चाहिए। कल मैं पूछूंगा हेरिटेज क्या होता है तो आप मेरे को डिफाइन कर दोगे हेरिटेज है। मैं पूछूंगा कल्चर क्या होता है तो आप बताओगे कल्चर क्या है। और आज अंडरस्टैंडिंग नहीं, 1-2 बातें लिख के भी लानी उसके बारे में, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग 2 दिन बाद भूल जाते हैं। नोट्स बने होंगे तो डिफाइन रहेगी चीजें, ठीक है ना। तो हेरिटेज और कल्चर आपको पता होना चाहिए। हेरिटेज व्हाट इज कल्चर, क्योंकि उसके अंदर 2-3 कीवर्ड आएंगे, उसको आप एक्सपेंड करके आंसर लिख लोगे, ये मैं चाह रहा हूँ। हेरिटेज की डेफिनेशन डायरेक्ट यूज नहीं होगी, उसमें जो कीवर्ड होंगे ना उनसे आंसर फ्रेम हो जाएगा। तो हेरिटेज और कल्चर, पहला पार्ट तो कल्चर पढ़ते हैं हम, ठीक है, हेरिटेज एंड कल्चर। दूसरा पार्ट हम इसके अंदर पढ़ते हैं। और हेरिटेज और कल्चर भी कहां से कहां तक पढ़ना है ये भी पता होना चाहिए। एंशियंट से लेके, एंशियंट से लेके मिडाइवल से लेके मॉडर्न तक। तो कल्चर जो पढ़ना है वो हमें एंशियंट से लेके मॉडर्न तक पढ़ना है। इसलिए आप देखना दिवांशी, जो मेल से क्वेश्चन आएंगे उसमें कल्चर का पार्ट ज्यादा आता है एंशियंट मिडिवल का, बाकी चीजें कम आएंगी, क्योंकि सिलेबस में दे रखा है कि भाई कल्चर जो आएगा ना वो एंशियंट का भी आएगा, मिडाइवल का भी आएगा और मॉडर्न का भी आ सकता है, ठीक है। तो जो कल्चर थ्रू आउट पढ़ना है, एंशियंट हिस्ट्री में मान लो किसी कल्चर, किसी डायनेस्टी के कल्चर की बात हो रखी है, उसके कल्चरल एलिमेंट्स, उसके मॉन्यूमेंट्स, तो वो सब हमें करने पड़ेंगे मेंस के लिए, ठीक है। तो कल्चर का पार्ट हमें करना है तीनों, एंशियंट का भी, मिडिवल का भी, मॉडर्न का भी, खत्म। सेकंड जो पार्ट है वो आपका है मॉडर्न मॉडर्न इंडिया, इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। तो सेकंड पार्ट आपका आ रहा है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। अब ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कहां से कहां तक पढ़नी है? मिड 18th सेंचुरी से लेके अभी तक प्रेजेंट। तो ये भी उन्होंने डिफाइन कर दिया। देखो सेंचुरी कैसे होती है, जैसे अभी 21st सेंचुरी चल रही है तो हम क्या लिखते हैं 2024। हम ये थोड़ी लिख रहे हैं 2124, 21 थोड़ी लिख रहे हैं। तो इस सेंचुरी में क्या होता है, एक पीछे वाला लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये 17th सेंचुरी होगी तो डेट्स कैसे आएंगी, 18th सेंचुरी होगी तो डेट कैसे आएंगी 1750s, ये हो गया मिड, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, ये पता है ना आपको, सेंचुरी जो होती है उसके डेट्स पीछे आती हैं। क्या नाम है, साक्षी आ रहा है ना, पता है तो, ठीक है। तो यहाँ की वो कह रहे हैं मिड 18th सेंचुरी, यानी कि 1750 1757 से लेके अभी तक की हम हिस्ट्री पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, ये हो गया मॉडर्न। ठीक है, तो ये हो गया मॉडर्न। अब मॉडर्न हिस्ट्री का एक कंपोनेंट और है हमारा फ्रीडम स्ट्रगल। भाई हमें आजादी क्यों दिलाई थी, तो आजादी के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है ना, फ्रीडम स्ट्रगल। तो नेक्स्ट कंपोनेंट आ रहा है आपका फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। फिर फ्रीडम स्ट्रगल के बाद जो नेक्स्ट है वो है पोस्ट इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद
क्या हुआ था, ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस। और लास्ट में आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री। ये हो गए 5 कंपोनेंट। अब GS1 जब आप उठाओगे सिलेबस पहला, तो सबसे पहले क्या होगा सर, 3 चीज पढ़नी है हमें, हिस्ट्री, सोसाइटी, ज्योग्राफी। अब मैं आता हूँ सर हिस्ट्री एंड कल्चर पे, सॉरी पहला हिस्ट्री एंड कल्चर। हिस्ट्री एंड कल्चर में पहला मैं पढ़ूंगा सर हेरिटेज एंड कल्चर, वो भी एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, तीनों का पढ़ लूंगा सर। फिर मैं उसके बाद पढ़ूंगा सर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, मिड 18th सेंचुरी से अभी तक की। ऐसे बार बार रिपीट करोगे ना तब जाके याद होगी, 12 बार तो उसको करोगे, ये तो छोटा सा कर लोगे बार बार तो याद हो जाएगा पक्का। फिर तीसरा मैं सर पढ़ूंगा फ्रीडम स्ट्रगल, क्योंकि मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री में आजादी का भी बहुत बड़ा रोल है, जिन्होंने हमें आजादी दिलाई, तो फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में पढ़ेंगे सर, ठीक है। फिर आजादी मिल गई तो आजादी के बाद पढ़ेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या हुआ हमारे, और फिर वर्ल्ड लेवल पे भी हिस्ट्री पढ़ेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के 5 कंपोनेंट पढ़ने हमें पेपर 1 के अंदर, ठीक है। अब देखो आपका सिलेबस, पहला कंपोनेंट क्या था आपका, इंडियन कल्चर, है ना, हेरिटेज एंड कल्चर। उसके अंदर क्या क्या आएगा, तो जो पहला कंपोनेंट है आपका इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, तो उसके अंदर इसने साफ साफ लिखा हुआ है आपके क्या क्या आएंगे, 3 चीजें आएंगी। मैंने लिखा ना AAL, आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर। तो इसके अंदर 3 चीज आ गई, एक तो आर्ट फॉर्म्स, इसीलिए देखो जब कल्चर वर्ड आया था ना तो मेरे को दिमाग में 3 चीज आ गई थी, AAL, आर्ट फॉर्म्स, आर्किटेक्चर और लिटरेचर। हो जाएगा याद, जब भी कल्चर आएगा तो AAL, आर्ट फॉर्म्स, आर्किटेक्चर, लिटरेचर। अब आर्ट फॉर्म्स के अंदर क्या क्या आता है, डांस, म्यूजिक, यही तो होती है, डिफरेंट आर्ट्स ही होती है ना ये तो। हाँ वो तो और एलोबरेट कर लो, एक बेसिक आइडिया कर दे रहा हूँ आपको, है ना। डांस, म्यूजिक, पेंटिंग्स, ये सब आर्ट फॉर्म्स है ना, और इसमें और कर सकते हो आप, तो एक बेसिक आर्ट फॉर्म्स पता होना चाहिए। आर्किटेक्चर में क्या आएगा आपका, आपके मॉन्यूमेंट्स, ठीक है। फिर आता है लिटरेचर, लिटरेचर में क्या होगा, डिफरेंट किंगडम्स देखेंगे हम, विजयनगर किंगडम हो गया, भामनी किंगडम हो गया, अलग अलग किंगडम्स, उनके टाइम पे क्या लिटरेचर लिखी हुई थी किंगडम्स में। दूसरा राइटर्स, अलग अलग राइटर्स ने क्या लिखा है, तो ऐसे सब डिवाइड करना है। तो हिस्ट्री का पहला कंपोनेंट था हेरिटेज एंड कल्चर, उसको आपने 3 में डिवाइड कर दिया सर, AAL, आर्ट फॉर्म्स, आर्किटेक्चर, लिटरेचर। आर्ट फॉर्म में अलग अलग चीजें, आर्किटेक्चर में मॉन्यूमेंट्स है, लिटरेचर में किंगडम्स की देख लेंगे और राइटर्स की देख लेंगे। सिलेबस पूरा याद होगा आपको देखना अभी क्लास का, क्योंकि हम स्ट्रक्चर ज्यादा तरीके से चल रहे हैं। तो पहला कंपोनेंट हो गया। अब सेकंड कंपोनेंट मैंने आपको क्या बताया था, मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री, मिड 18th सेंचुरी से प्रेजेंट, ये आपको याद है। अब आ जाओ मॉडर्न इंडिया की जो हिस्ट्री है उसके ऊपर, मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर ऑफ इंडिया, या मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एक ही बात है, उसको लिखो, ठीक है। अब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में हम क्या करेंगे, 3 चीज देखेंगे, याद रखना है आपको, ठीक है। पहला हम देखेंगे कुछ यहाँ पे इवेंट्स हुई होंगी, इवेंट्स, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। हिस्ट्री में सीक्वेंस जरूरी याद रखना कि कब क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, क्या उसके बाद क्या हुआ। तो मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री में हम क्या करेंगे, कुछ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखेंगे। भाई दांडी मार्च हुआ है ना, डेट्स हो जाएगी, ठीक है। आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, पता चलेंगी, पर आपको आइडिया लग रहा है। एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखेंगे, क्या क्या इवेंट हुई थी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, है ना। फ्रीडम स्ट्रगल में भी इवेंट्स हुई, तो इवेंट्स देखेंगे सबसे पहले हम। फिर उसके बाद हम देखेंगे पर्सनैलिटीज, पर्सनैलिटीज, गांधी जी हो गए जैसे, सुभाष चंद्र बोस जी हो गए, BR अम्बेडकर हो गए, ठीक है। अलग अलग और रिवोल्यूशनरीज थे और मॉडरेट, अलग अलग पर्सनैलिटीज थी, ठीक है ना। तो मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर हम एक तो इवेंट्स देखेंगे, क्या क्या इवेंट्स चल रही थी। फिर हम देखेंगे कौन कौन सी पर्सनैलिटीज थी, मतलब ये कह रहा हूँ इनसे क्वेश्चन आते हैं, बोलते हैं लोग कि पर्सनैलिटी से क्वेश्चन आ गया, क्यों आ गया, क्योंकि सिलेबस में लिखा हुआ था।
मेंस के अंदर ही कंपेयर कराते हैं दो पर्सनैलिटीज को, रविंद्रनाथ टैगोर को, सुभाष चंद्र बोस को कंपेयर करो, समझ रहे हो? तो पर्सनैलिटी लिखा हुआ है ना मेंस में। अब तुम्हें पता है पर्सनैलिटी पढ़ना है तो पढ़ना है। अब जब भी तुम कोई हिस्ट्री की बुक उठाओगे, आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उठा ली, उसमें आपने कोई पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ रहे हो, आप पता चल जाएगा भाई जीएस पेपर 1 के अंदर, हिस्ट्री के अंदर, मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर पर्सनैलिटी दे रखा है, तो मेरे को ये चीज पढ़नी चाहिए, मेरे को इसकी 2 लाइन लिखनी चाहिए। ये फायदा है सिलेबस का। अगर किसी को पता ही नहीं है, आप, मैं गारंटी ले रहा हूँ यार, किसी से इस पूरे एरिया में ना सुन लेना किसी सिलेबस अगर वो सुना देगा तुम्हें, और तुम तो अभी आए हो 3-3 साल से तैयारी करो, वो भी नहीं सुना पाएंगे सिलेबस। आज की क्लास के बाद बाहर सबसे सर्वे करना तुम दोनों जाके, आज किसी से भी सुन लेना चाहे, कोई नहीं सुना पाएगा। मेरे को पता है ना, नहीं सुना पाएंगे, बड़े बड़े नहीं सुना पाएंगे 2-3 साल में। और तुम क्लास के बाद सुना के जाओगे मेरे को, मतलब तो उठोगे नहीं यहाँ से जब तक सिलेबस नहीं होगा। जिसको याद होगा वही बाहर आएगा आज तो, ठीक है ना? कमरा बंद है आज तुम्हारा, क्योंकि आज अगर ये अचीव कर लिया तो तुम उस 1% में आ रहे हो ऊपर वाले में, जो सच्ची मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि फिर तुमसे कोई सुन लेगा, तुम तो सारा सुना दोगे, वो तो बेहोश ही हो जाएगा वापस, यार ये तो आग उगल रहा है वापस, ठीक है ना? नहीं सुना पाएंगे ना सिलेबस। ठीक है, आओ, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, पर्सनैलिटीज, ठीक है, और थर्ड है इश्यूज। इश्यूज, कोई ना कोई इशू भी होंगे वहां पे। क्या इशू हो रहे थे वहां पे उस टाइम पे? जो हमारी आर्टिसन इंडस्ट्री है, ठीक है ना, जो हाथ वाथ से बनाते हैं, वो डिक्लाइन हो गई थी। इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, वो सब आप पढ़ लोगे, लेकिन जब सर इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया पढ़ाएंगे, ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया पढ़ाएंगे, यानी कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा था? बाहर जा रहा था। इशू है ना हमारे लिए, तो ये बहुत बड़ा मॉडर्न हिस्ट्री के टाइम पे। तो तुम समझोगे यार ये तो मेरे सिलेबस का पार्ट है, क्योंकि सर ने कहा था मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर इश्यूज पढ़ने में, तो ये इशू हो गया। अब तुम जो भी क्लास करोगे तुम सिलेबस, अच्छा ये मेरे किस सिलेबस में, मैं जब तुम्हें ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा बोल के नहीं, जब तुम, अच्छा सर ने बताया जियो फिजिकल फिनोमेना ज्योग्राफी बोल के नहीं, पढ़ना चाहिए मेरे को, ढंग से पढ़ लेता हूँ क्योंकि सिलेबस में लिखा हुआ है। ऐसे तुम चीजें ढंग से पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, ये फर्क पड़ता है उस चीज का। जब एमएसपी का इतना इशू चल रहा है, क्योंकि एमएसपी जब इकोनॉमिक्स का पेपर याद कराऊंगा सिलेबस, उसमें लिखा हुआ है एमएसपी, तो तुम हो गया सिलेबस में, तो मेरे को पढ़ना चाहिए, इसका न्यूज देखनी चाहिए, जो भी करना चाहिए मेरे को पढ़ना चाहिए मेरे को, तो ये फर्क है, ठीक है ना? तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर हम 3 चीज करेंगे। इवेंट्स क्या क्या थी, पर्सनैलिटीज कौन कौन सी इन्वॉल्व थी उसके अंदर, और क्या क्या इश्यूज थे। इसका कोड बनता है एसआईपी। आजकल मॉडर्न टाइम में हम एसआईपी करते हैं ना, म्यूचुअल फंड्स और सब में एसआईपी, तो एसआईपी आप याद कर सकते हो कि मॉडर्न टाइम में लोग एसआईपी कर रहे हैं आजकल बहुत। तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखेंगे, इश्यूज देखेंगे, और पर्सनैलिटीज देखेंगे। क्योंकि मॉडर्न टाइम में लोग क्या कर रहे हैं? एसआईपी कर रहे हैं, ठीक है, या सिप सिप करके पी रहे हैं, कुछ भी कर लो, ठीक है, मतलब अपना याद होनी चाहिए दिमाग में, ठीक है? एसआईपी मॉडर्न टाइम में, तो मॉडर्न हिस्ट्री से आपको याद आएगा कोड क्या? एसआईपी, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, इश्यूज और पर्सनैलिटीज। खत्म हो गया अभी। अब आओ अगला। पहला मैंने करा दिया आर्ट हेरिटेज एंड कल्चर, सेकंड करा दिया मैंने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, थर्ड में आपको क्या कराऊंगा? फ्रीडम स्ट्रगल। बस बढ़िया है सब, अब याद आ रहा है तुम्हें सब, तुम बैठे बैठे ही कर लोगे यार सारा। फ्रीडम स्ट्रगल, अभी सिलेबस मत देखो, जब सिलेबस बाद में देखो ना तुम्हें सारा याद आएगा, अभी बोर्ड पे देखो बस। तो मैं तीसरे पॉइंट पे पहुंच गया, क्योंकि पहले वाले जो हिस्ट्री का पार्ट है उसमें 5 चीजें कराऊंगा ना, तीसरे पे आ गया मैं, ठीक है? तो थर्ड लाइन वही चल रहा है बिल्कुल, कल्चर मॉडर्न, अब थर्ड पे आ गया मैं, तो सब सेम दिखेगा आपको क्लास पे, ठीक है? फ्रीडम स्ट्रगल में क्या करेंगे हम? 3 चीजें, वेरियस स्टेजेस। इसमें स्टेजेस चल रही थी, पहले पहले मॉडरेट्स आए, फिर एक्सट्रीमिस्ट आए, ठीक है, फिर और रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म हुआ, फिर और गांधी नेरा आया बीच में, तो उस तरीके से स्टेजेस चल रही थी। तो जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल हुआ वो क्या था? स्टेज में था, फर्स्ट स्टेज, सेकंड, अलग अलग स्टेजेस थी या फेजेस थे, स्टेजेस या फेजेस। तो फ्रीडम स्ट्रगल एक साथ तो हुआ नहीं था ना, फेज में चल रहा था ना, स्टेज में चल रहा था, तो उसमें हमें फेजेस पढ़ने हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पढ़नी है। तो जब फ्रीडम स्ट्रगल की बात होगी तो आपके दिमाग में रहेगा मेरे को स्टेज में पढ़ना है, क्या क्या स्टेजेस थी इसकी। तो पहली चीज है इसमें वेरियस स्टेजेस, ठीक है। दूसरी बात क्या है आपके? डिफरेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस, मतलब कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में अलग अलग जगह से क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन हुए। कहीं पे डांडी मार्च हुई, कहीं पे स्वदेशी मूवमेंट हुआ, कहीं पे मोपला रिवोल्ट हुआ, कहीं पे आदिवासी रिवोल्ट हुआ, कहीं पे पीजेंट रिवोल्ट हुआ। अलग अलग कंट्री के जगह पे अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशन थे सबके। तो वो देखना है कि अलग अलग जगह पे लोगों ने क्या कॉन्ट्रीब्यूशन किए और उनके कौन कौन कॉन्ट्रीब्यूटर्स थे, ये भी तो देखना पड़ेगा। वहां पे कौन पर्सनैलिटी फेमस थी, कहीं पे बाल गंगाधर तिलक थे, ठीक है ना, कहीं पे लाला लाजपत राय थे, तो कॉन्ट्रीब्यूटर्स भी देखने। उधर क्या आ गया? पर्सनैलिटीज आ गया था, इधर कॉन्ट्रीब्यूटर बड़ा यूज कर दिया इन्होंने। तो हमें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड इंडिया में कौन क्या क्या कंट्रीब्यूशन हुए और कौन कौन
कंट्रीब्यूटर्स थे। अब ये कंट्रीब्यूटर्स जो थे ना, ये इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, इंडिविजुअल, और ये ग्रुप्स में भी हो सकते हैं। जैसे युगांतर एक ग्रुप था, अलग अलग ग्रुप्स भी पढ़ने आपको, ठीक है ना। तो ये इंडिविजुअल भी होते हैं और ग्रुप में भी इन्होंने काम किया, कंट्रीब्यूटर्स ने, ठीक है। तो देखो सेम लिखा हुआ है, फ्रीडम स्ट्रगल इट्स वेरियस स्टेजेस, स्टेजेस हो गया, इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड कॉन्ट्रीब्यूटर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ये कहां के हैं? फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। एक जगह नहीं, पूरे भारत के पढ़ने आपको, पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब होता क्या है, जब हम पेपर देने जाते हैं प्रीलिम्स का, हम नॉर्थ वाले सोचते हैं इंडिया यहीं पे खत्म हो गया। अब वो क्वेश्चन पूछ लेता है बंगाल, अरे हमें क्या पता भाई, उसने साफ लिखा हुआ है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। हरियाणा पंजाब थोड़ी पूछेगा सारा पेपर, पूरे इंडिया में जो जो कंट्रीब्यूशन हुए थे सबको नॉर्थ ईस्ट से पूछ सकता है कि वहां पे क्या इवेंट्स हुई थी, वहां पे क्या इश्यूज थे, वहां पे कौन कंट्रीब्यूटर्स थे, उनका क्या कंट्रीब्यूशन था। अब पूछ लिया अगर नॉर्थ ईस्ट के जो फ्रीडम फाइटर्स उनका क्या कंट्रीब्यूशन था, आप ये कहोगे आउट ऑफ सिलेबस है। हाँ, वो बच्चे कहेंगे जिन्होंने सिलेबस नहीं पढ़ा, उनको लगेगा नॉर्थ ईस्ट तो पढ़ाया नहीं, मैंने तो किसी ने भाई पढ़ाया वो, उससे मतलब नहीं है। यूपीएससी का मैंने सिलेबस में दे रखा है, चाहे तू तेरे मास्टर से पढ़, चाहे तू इंटरनेट से पढ़, चाहे तू न्यूज़पेपर से पढ़, उनको मतलब नहीं है, उन्होंने दे रखा है सिलेबस में। तो ऐसे क्योंकि हम इतना डिकोड ही नहीं करते सिलेबस को, ये तो मेंस क्या, फिर प्री में जब क्लास में करोगे तो फिर डिकोड होएगा छोटा छोटा, तो तुम्हें लगेगा सब कुछ तो पढ़ रखा है मैंने यार, सब सिलेबस में है भाई, कोई ऐसे बाहर से नहीं है। हाँ ये नहीं है, क्योंकि मैंने आज आपको क्या बताया, 2025 में से 1000 वाला तो टॉप कर जाता है, तो भले ही हम सारा ना करें लेकिन हम टॉप लेवल में आ जाएंगे कर कर आके, तो सारा करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं आपको मैक्सिमम ले आऊंगा उस लेवल पे, ये है, ठीक है। इतना तो नहीं करता कोई, मेरे को पता है ना यार, आप कर लोगे, बस कर लो, बस फॉलो, बात बन जाएगी पक्का, ठीक है। स्टेजेस फे हो गया या फेजेस हो गया, कॉन्ट्रीब्यूशंस कॉन्ट्रीब्यूटर फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और कॉन्ट्रीब्यूटर्स में इंडिविजुअल अकेला बंदा भी करता है, ग्रुप भी कर सकता था, ठीक है। तो पहला पार्ट हो गया हिस्ट्री एंड हेरिटेज एंड कल्चर, दूसरा पार्ट मॉडर्न हिस्ट्री, तीसरा पार्ट फ्रीडम स्ट्रगल, फोर्थ पार्ट क्या था, जब हमें आजादी मिल गई तो आजादी के बाद की बात करेंगे, पोस्ट इंडिया इंडिपेंडेंस या पोस्ट इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस। देखो आजादी के बाद क्या दिक्कत आई हमारे साथ, बताओ। हम आजाद हो गए एकदम से, ठीक है, तो उसके बाद क्या करना था हमें, बहुत सारे इश्यूज थे, एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस, पर उससे सबसे जो इम्पोर्टेंट मेन इशू था, वो हमें मेरे पूरे इंडिया को एक कंसोलिडेट करना था। कोई किधर भाग नहीं कह रहा था, कोई किधर भाग नहीं कह रहा था, ठीक है ना। पहले उनको भाई एक साथ लेके आओ, कोई कह रहा हम पाकिस्तान ज्वाइन करेंगे, और इतना सारी बातें टूटने की बात चल रही थी ना। तो सबसे पहला इंडिपेंडेंस के बाद हमें काम क्या करना था, कंसोलिडेट करना था इंडिया को, कंसोलिडेशन, ठीक है। तो जब हमने कंसोलिडेट कर दिया, एक साथ सबको ले आए, फिर हम उनको क्या करेंगे, रीऑर्गेनाइज। तभी तो डिफरेंट स्टेट्स बनी, पहले टेरिटरी होती थी ए बी सी, वो पता चलेगा, फिर डिफरेंट स्टेट्स बनी। तो कंसोलिडेट करने के बाद हमने क्या किया, उनका रीऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो पहले हमने कंसोलिडेशन किया, और उसमें और क्या किया था हमने, इंटीग्रेशन किया था प्रिंसली स्टेट्स का। एक वर्ड और लिख सकते हो आप, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, अलग अलग स्टेट्स को इंटीग्रेट किया, कंसोलिडेट किया इंडिया में, ठीक है। फिर हमने क्या किया, लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन, लैंग्वेज के बेस पे किया था ना, जो हमारा रीऑर्गेनाइज हुई थी अलग अलग स्टेट, स्टेट किस बेस पे बनी थी, लैंग्वेज के बेस पे। तो लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन किया था हमने, लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा और क्या हुआ फर्दर, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। भाई याद है आपको, 3 स्टेट बनाई थी, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, न्यू स्टेट्स के बाद, और इंडिपेंडेंस के बाद की बात चल रही है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। अब तेलंगाना बनाई फिर उसके बाद, तो उसके बाद ही काम चले जा रहा है, रियो कंसोलिडेशन हो गया, लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन हो गया, फिर भी उसका चल रहा है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। तो ये सब पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात है। अब आपको कोई क्वेश्चन आता है पोस्ट इंडिपेंडेंस के, क्या चेंजेस आए, क्या है, तो आप इन पैरामीटर लिख सकते हो ना भाई, शुरू में हमने कहानी लिख सकते हो आप कि शुरू में हमने कंसोलिडेट किया, या चैलेंजेस पूछता है तो बताओ, तो प्रिंसली स्टेट को इंटीग्रेट करने में चैलेंज आया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कैसे किया, क्योंकि आपको वर्ड्स पता है, क्या वर्ड्स पता है, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, ये भी लिख लो, इंटीग्रेशन ऑफ
मेरे को हेडिंग चाहिए, जब पोस्ट इंडिपेंडेंस आएगा तो मैं 4 बातें लिख के आऊंगा। इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। देखो ये सारे क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होगा, लेकिन जहां अप्लाई होगा मैं समझा दूंगा तुम्हें, वो बात भी है। लेकिन पता तो होना चाहिए पहले, इनमें से कुछ ना कुछ परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा दूंगा। लेकिन पता ही नहीं होगा तो लिखो क्या? ये होता है फोल्डर, हमारा फोल्डर तैयार हो रहा है। सेट कैसे करना है? जब आंसर राइटिंग करोगे तब उसको रेलिवेंटली सेट करेंगे। पता ही नहीं होगा तो सेट ही नहीं कर पाओगे कुछ भी। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, कंसोलिडेशन, लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन, लैंग्वेज की बेस पे रीऑर्गेनाइजेशन किया हमने। अब वो कमीशन बनी थी, एक्ट आया था रीऑर्गेनाइजेशन, वो सारा तुम पॉलिटी में पढ़ते रहोगे। पर तुम्हें आइडिया हो गया, हाँ यार हुआ था पोस्ट इंडिपेंडेंस के अंदर। फिर जैसे इन्होंने बताया एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस था, कुछ रिवॉल्ट चल रहे थे, है ना। फिर कोalition गवर्नमेंट आई, इमरजेंसी लगी, कई चीज हुई, जो इशू थे वो सारे पढ़ते जाओगे इसमें पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में, है ना। फिर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, नई नई स्टेट्स बनी बाद में, वो ये सब आ गया आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में। लास्ट जो हिस्ट्री का पार्ट है वो कौन सा आएगा आपका? वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, अब वर्ल्ड हिस्ट्री में कब से कब तक पढ़ना है आपको? ये भी पढ़ना है। हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड विल इंक्लूड इवेंट्स फ्रॉम 18th सेंचुरी। ठीक है, इंडिया में, मॉडर्न इंडिया में कहां से पढ़ते थे? मिड 18th सेंचुरी से। यहाँ पे हम कहां से पढ़ेंगे? 18th सेंचुरी से। तो सारी वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़नी है, 18th सेंचुरी से पढ़ना है, यानी कि 1700 समथिंग। ठीक है ना, याद रखना, सेंचुरी का मतलब ये होता है 1700 कुछ से। तो 1700 के बाद से जो इवेंट चल रही है उन पे हमें मेजरली फोकस करना है। तो आपके दिमाग में क्लैरिटी आ रही है ना क्या पढ़ना है? पहले ये नहीं पता होगा क्या पढ़ना है, फिर तो कुछ ही पढ़ते रहोगे। तो मैं डिफाइन कर रहा हूँ आपको क्या पढ़ना है। भाई वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे तो ये पढ़ लेना भाई 1700 के बाद। अब उसके अंदर क्या पढ़ना है? अब इसने तो लिखा हुआ है बहुत सारा कि भाई आप पढ़ लेना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक है, आप पढ़ लेना वर्ल्ड वॉर्स, जो वर्ल्ड वॉर हुए हैं। आप पढ़ना रीड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, अलग अलग जो बाउंड्रीज है अफ्रीकन कंट्रीज है उनका सबका बाउंड्री क्या होती? रीड्रॉ हुई थी। जैसे इंडिया के अंदर भी रीड्रॉ हुई थी बाउंड्री, हमने पढ़ा था रीऑर्गेनाइजेशन, ऐसे वर्ल्ड लेवल पे भी बाउंड्रीज रीड्रॉ हुई थी। कुछ कॉलोनीज इंडिपेंडेंट हुई तो वो सब रीड्रॉइंग ऑफ बाउंड्रीज में आएगा आपका, है ना। जैसे मान लो ब्रिटिश कॉलोनीज है, ब्रिटिश ने छोड़ दिया उनको, कोई कई स्टेट्स को मर्ज किया, कई को स्प्लिट किया, तो रीड्रॉन ऑफ बाउंड्री हुई थी वर्ल्ड लेवल पे भी, ऊपर भी। फिर उसके बाद आपका कोलोनाइजेशन भी हुआ था। ठीक है ना, 18 सेंचुरी हमारा भी हुआ था, सबको कोलोनाइजेशन। फिर उनका डीकोलोनाइजेशन भी हुआ था, वो छूटे भी, मतलब कोलोनाइजेशन भी हुआ, डीकोलोनाइजेशन भी हुआ। डीकोलोनाइजेशन क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, फिर पॉलिटिकल फिलोसफीज थी कुछ उस टाइम पे चली थी, जैसे कि आपकी कम्युनिज्म मार्क्स की। ठीक है ना, फिर आपकी कैपिटलिज्म, जो मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज करते, कैपिटलिज्म हो गया। फिर सोशलिज्म, जैसे इंडिया ने अडॉप्ट की थी सोशलिज्म। तो अलग अलग फिलोसफीज भी चल रही थी, तो आपको फिलोसफीज भी पता होनी चाहिए। और उनका डिफरेंट फॉर्म्स क्या थी भाई? एक कम्युनिज्म की बहुत सारी फॉर्म्स होती है, सोशलिज्म की फॉर्म्स, उनके डिफरेंट फॉर्म्स। ठीक है, और उनके इफेक्ट क्या पड़े सोसाइटी के ऊपर। अब इतने हो गए, अब ऐसे तो याद होंगे नहीं। ठीक है, तो इसके लिए मैंने जो कोड बनाया है वो कोड आपको याद रखना है, NCW, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, आगे पढ़ोगे आप तो NCW याद रख लो, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। उसने क्या आइडेंटिफाई किया? हम बोलते हैं ना आईडी, आइडेंटिफाई को शॉर्ट में लिखते हैं आईडी। उसने क्या आइडेंटिफाई किया कि भाई वर्ल्ड में क्या है? 3 फिलोसफीज है, 3 फिलोसफीज, 3 फिलोसफीज। ये हो गया आपका आइडेंटिफाइड 3 फिलोसफीज इन वर्ल्ड। देखो मॉडर्न लोग क्या कर रहे हैं? SIP कर रहे थे, ऐसे याद आएगा। तो मॉडर्न हिस्ट्री में S से क्या आएगा? सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, I से इश्यूज, P से पर्सनैलिटीज, खत्म मॉडर्न हिस्ट्री। इसलिए कोड का फायदा होता है। आपको ऐसे याद हो गया मॉडर्न हिस्ट्री का। तो फ्रीडम स्ट्रगल में मैंने क्या याद कराया था आपको? कौन कौन सी स्टेजेस थी, फेजेस में चला था, कौन कौन उसके कॉन्ट्रीब्यूटर्स थे, क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन थे फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। पहला था हेरिटेज एंड कल्चर में, क्या पढ़ा था? AAL, क्या क्या आर्ट फॉर्म्स थी, क्या क्या आर्किटेक्चर था, क्या क्या लिटरेचर थी। हो गया ना याद? उसके अंदर का आप कर ही लोगे फिर। तो 3 हो गए। फोर्थ पे मैंने क्या पढ़ाया था आपको? पोस्ट इंडिपेंडेंस में हमने क्या पढ़ा था उसमें? कंसोलिडेशन, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। बन गया। अब हम 5वें पे आगे, बात करते करते तुम्हें सारे याद हो रहे हैं। इसका कोड क्या है? NCW, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है, उसने आइडेंटिफाई किया आईडी कि वर्ल्ड के अंदर 3 ही फिलोसफीज हैं, 3 फिलोसफीज इन वर्ल्ड। तो N से आप क्या लिखोगे? नेशनल
बाउंड्रीज, जो हुआ था ना रीड रोल लिखा ना, रीड रोल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज। मैंने बताया ना नेशनल बाउंड्री रीड रो थी, तो एन से क्या आएगा, नेशनल बाउंड्रीज, उनका क्या होता रीड रो। सी से बताओ क्या आएगा, कोलोनाइजेशन। डब्ल्यू से क्या आएगा, वर्ल्ड वॉर्स। ये सब पढ़ना है हमें तो बस, 4 5 6। आई से क्या आएगा, शाबाश, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। डी से क्या आएगा, डी कोलोनाइजेशन। और 3 फिलोसफीज थी जो मैंने लास्ट में बताया था, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म। पूरा सिलेबस याद होगा वर्ल्ड हिस्ट्री का। जब वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास करने कोई सर आएंगे, अगर वो नहीं पढ़ाएंगे डिकोलाइजेशन, सर डिकोलाइजेशन सिलेबस में सर पढ़ा दो, तुम खुद बोलोगे अरे बच्चे को सिलेबस ही याद है, सर कम्युनिज्म तो रह गया। समझ रहे हो बात को। और अगर वो हालांकि ऐसे मैं होने नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी अगर हुआ तो तुम चेक रख सकते हो, तुम खुद एम्पावर्ड हो। ये पर्पज है मेरा, तुम्हें एम्पावर्ड बनाना है, डिपेंडेंट नहीं रहना है, खुद ही करना है। हाँ भाई ठीक है। अब देखो, NCW, नेशनल कमीशन वुमेन ने आइडेंटिफाई किया कि वर्ल्ड लेवल पे 3 फिलोसफी है, तो वर्ल्ड लेवल पे आइडेंटिफाई किया था, तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री का सिलेबस हो गया। मॉडर्न लोग क्या कर रहे हैं, SIP कर रहे हैं। ऐसे याद रहेगा, कनेक्शन ऐसे बनेगा आपका, ठीक है। तो N से रीड रोल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, नेशनल बाउंड्री हो गया। C से कॉलोनाइज, बोलो तभी तो याद होएगा। कल क्या चीज बताई थी, विजुअल, रिटन, ऑडियो, तीनों चीज चलेगी तब जाके याद होगा चीजें। N से क्या है, नेशनल बाउंड्रीज। C से कॉलोनाइजेशन। W से नेशनल कमीशन फॉर वुमेन आइडेंटिफाइड। I से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। डी से डीकोलोनाइजेशन। कोलोनाइजेशन क्या, डीकोलोनाइजेशन भी होगा। आइडेंटिफाई 3 फिलोसफीज इन द वर्ल्ड। 3 फिलोसफी कौन सी थी, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म। हो गया वर्ल्ड हिस्ट्री। तो हिस्ट्री वाला पार्ट खत्म। अब आते हैं नेक्स्ट, कौन सा बताया था मैंने आपकी हिस्ट्री के बाद, सोसाइटी। तो अब आ जाओ सोसाइटी के ऊपर। बेसिकली ये है इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी के बारे में बात करेंगे इसमें। इंडियन सोसाइटी लेक्चर प्रिपेयर करना इजी है, इसको समझाना बड़ा मुश्किल है। लेक्चर तो पढ़ा दूंगा 1 मिनट में, ये याद करा दिया था तो ये कराता नहीं, मुश्किल काम है इसमें ज्यादा। ठीक है, हाँ जा इंडियन सोसाइटी पे आते हैं। अब इसमें लिखा हुआ है सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। अलग अलग फीचर्स पता होने चाहिए, ज्वाइंट फैमिली है, कास्ट सिस्टम है, ठीक है ना। सेलिएंट फीचर्स पता होने चाहिए इंडियन सोसाइटी के, और भी बहुत सारे हैं। डाइवर्सिटी है इंडिया में, अलग अलग, तुम यहाँ पे देख लो डाइवर्सिटी है, ठीक है। और दिल्ली में तो और ज्यादा मिलती है। जब हम दिल्ली में क्लास लेते हैं, कोई केरला का होता है, कोई महाराष्ट्र का होता है, कोई जम्मू का होता है, कोई नॉर्थ ईस्ट का होता है, ठीक है ना। तो डाइवर्सिटी तो है ही नहीं, वहाँ दिखती है अमलगेशन, ठीक है। देन रोल ऑफ वीमेन, सोसाइटी का बता रहा हूँ मैं आपको। पहले हमने क्या पढ़ा, फीचर्स, डाइवर्सिटी, रोल ऑफ वीमेन, और जो वीमेन ऑर्गेनाइजेशंस है। तो अब देखो इसमें लिखा हुआ है रोल ऑफ वीमेन एंड वीमेन ऑर्गेनाइजेशन। तो कोई वीमेन ऑर्गेनाइजेशन अगर न्यूज में है या हिस्ट्री में आप पढ़ रहे हो कोई वीमेन ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको ढंग से पढ़नी है, क्योंकि आपको सिलेबस में लिखा हुआ है। और मॉडर्न हिस्ट्री में आपको पढ़ाई में कि मैंने बताया था ना, कॉन्ट्रीब्यूशन या कॉन्ट्रीब्यूटर्स वो इंडिविजुअल भी थे और ग्रुप्स भी थे। तो ऐसी वीमेन ऑर्गेनाइजेशन भी थी जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में कॉन्ट्रीब्यूट किया था। अब आप लिंक कर रहे हो क्या, फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे भी कोई वीमेन ऑर्गेनाइजेशन होगी, ग्रुप्स हो गए ऐसे। पॉपुलेशन को भी पढ़ना है एंड एसोसिएटेड इश्यूज, क्योंकि अब पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है, इंडिया वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री हो गया है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पॉपुलेशन आपके GS1 के अंदर सोसाइटी के अंदर दे रखा है। पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इश्यूज, पॉवर्टी भी पढ़ना है और डेवलपमेंटल इश्यूज भी पढ़ने हैं। अर्बनाइजेशन, तो अर्बनाइजेशन जब भी पेपर में आएगा, न्यूज में आएगा, आपको पढ़ना है कि अर्बनाइजेशन क्या हो रहा है, मेसी अर्बनाइजेशन क्यों है, क्या चीज करनी है, स्मार्ट सिटीज क्या है। तो अर्बनाइजेशन पे फोकस करना है। देखा ना मेसी, मतलब क्या है उसके प्रॉब्लम, देयर प्रॉब्लम्स एंड रेमेडीज। तो उनकी प्रॉब्लम्स ही पढ़नी है और क्या उनके सोल्यूशन है। इसलिए मैंने क्या बोला, मेसी अर्बनाइजेशन जो प्रॉब्लम शो कर रहा है, उसी नेक्स्ट लाइन में मैंने क्या बोल दिया, स्मार्ट सिटीज बोला ना मैंने एकदम से, क्योंकि वो सोल्यूशन शो कर रहा है। मुझे याद था सिलेबस में क्या है, प्रॉब्लम्स भी बतानी है और रेमेडीज भी बतानी है। ऐसे करनी पड़ेगी अपने को। जब इतनी ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग होगी, फिर तुम आराम से एब्जॉर्ब करते जाओगे और तुम्हारे दिमाग में स्टैक्स बनेंगे। अच्छा ये मेरे उस पार्ट में जा रहा है, ये मेरे उस पार्ट में जा रहा है, ये मेरे उस लेवल में जा रहा है। और जब पेपर दोगे तो ये उससे निकलेगा, वहां से निकालने में इतना ऑर्गेनाइज चाहिए। जो बच्चा ऑर्गेनाइज होता है ना, वो जल्दी परफॉर्म करता है, जल्दी स्ट्रक्चर्ड आंसर लिखता है, स्ट्रक्चर थॉट्स होते हैं उसके,
और जो मेसी होता है वो फिर कुछ नहीं कर पाता। ठीक है, फिर हो गया हमारा इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सिटीज। ठीक है, लास्ट है सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेक्युलरिज्म। यहाँ पे भी 3 इज्म आ गए लास्ट में, उसमें भी थी कम्युनिज्म, सोशलिज्म और कैपिटलिज्म। यहाँ पे भी 3 इज्म पढ़ेंगे बाद में, पर यहाँ पे कौन से हैं? कम्युनलिज्म, वो कम्युनिज्म था, ये कम्युनलिज्म है, देख लो कम्युनलिज्म बेटर। ठीक है, रीजनलिज्म और सेक्युलरिज्म। अब ये तो हमने ओवरव्यू देख लिया, अगेन फिर अब एक कोड से इसको हम याद कर लेंगे, क्योंकि ऐसे तो तुम भूल जाओगे, लेकिन फिर भी तुम्हें ब्रॉड ब्रॉड तो दिमाग में आ गया कि डाइवर्सिटी है, फीचर्स है, वुमेन है, एसोसिएशन है, अर्बनाइजेशन है, पॉपुलेशन रिलेटेड इश्यूज है, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट है, ये वर्ड्स मैंने बोल दिया आपको तो याद तो रहेंगे। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन एक वर्ड था, सोशल एम्पावरमेंट एक वर्ड था, 3 इज्म थे, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म और सेक्युलरिज्म। लेकिन एक हफ्ते बाद भूल जाओगे। ठीक है, इसलिए हम कोड याद कर लेंगे, क्योंकि SIP नहीं भूलोगे। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन आइडेंटिफाइड 3 फिलोसफीज इन वर्ल्ड नहीं भूलोगे, तो वो कोड बन गया, उसके अंदर तो भर लोगे तुम लोग की वर्ल्ड की बात हो रही है, नेशनल बाउंड्रीज, कोलोनाइजेशन, वर्ल्ड वॉर्स, आई से क्या था आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, डी से डीकोलोनाइजेशन, 3 फिलोसफी, ऐसे नहीं बोलोगे, फिर कोड याद रखो, वो अंदर का हो जाएगा फिर। तो इसका कोड जो है वो है PWD। PWD पता है ना, डिपार्टमेंट है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो काम करते हैं, PWD, उसको याद रख लो। वहां पे मैंने NCW कराया था, यहाँ PWD कर लो। PWD वो क्या करता है? एम्पावर ही करता है सोशली, रोड वोड बना देगा, कर देगा, तो सोशली एम्पावर होता है। PWD सोशली एम्पावर्स, सोशली एम्पावर्स, ये कोड साइड में लिखना होता है, मैं ना याद। PWD सोशली एम्पावर्स किसको? अर्बन ग्लोबलाइजेशन को, कि अर्बन एरिया में रोड बना दिया और सबको, PWD। ठीक है, अर्बन, क्योंकि रोड कहाँ बनाते हैं मोस्टली PWD वाले? अर्बन एरियाज में, ऐसे याद रखना है। तो अर्बन और अर्बन एरियाज में ग्लोबलाइजेशन होता है, बाहर से इफेक्ट ज्यादा आता है अर्बन एरियाज में, अर्बन ग्लोबलाइजेशन। PWD सोशली एम्पावर्स अर्बन ग्लोबलाइजेशन फीचर्स, कि जो अर्बन ग्लोबलाइजेशन के जो फीचर्स है ना, उनको सोशली एम्पावर कर रहा है, और साथ साथ एंड गरीबी भी हटा रहा है। ठीक है, एंड पॉवर्टी रिडक्शन, और वो कैसे कर रहा है, उसको मदद कौन कर रहा है उसका? थ्रू CSR। भाई PWD को पैसा भी तो चाहिए, तो पैसा कहां से आ रहा है उसका? CSR के थ्रू। CSR क्या होता है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं ना, वो अपना कुछ परसेंटेज, अराउंड 2% होता है, वो क्या करते हैं? चैरिटी में या फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। तो PWD का काम क्या था? आप उसको क्या करना था? सोशली एम्पावर करना था। ठीक है, PWD सोशली एम्पावर्स अर्बन एरिया को करेगा, किसको? अर्बन ग्लोबलाइजेशन के जो फीचर्स थे। ठीक है ना, ग्लोबलाइजेशन क्या होगा? जो बाहर से जो चीज इन्फ्लुएंस होती है, शहरों में ज्यादा इन्फ्लुएंस होती है, तो PWD सोशली एम्पावर्स अर्बन ग्लोबलाइजेशन फीचर्स एंड, और पॉवर्टी भी कम करनी है, पॉवर्टी रिडक्शन थ्रू, कैसे कम करेगा? थ्रू CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं जो पैसा दे रहे हैं उनको, उसके थ्रू पॉवर्टी रिडक्शन कम करेगा और सोशली एम्पावर करेगा किसको? अर्बन ग्लोबलाइजेशन के फीचर्स को। अब देखो P से क्या लिखोगे आप? पॉपुलेशन रिलेटेड इशू, पॉपुलेशन आ गया आपका। ठीक है, W से आपका क्या हो जाएगा? वुमेन और वुमेन रिलेटेड इशू, ऑर्गेनाइजेशन होगी। ठीक है, या इश्यूज भी, दोनों चीज आएंगे। ठीक है, D से क्या जाएगा आपका? डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, पढ़ी है आपने। सोशली एम्पावर से क्या आएगा? सोशल एम्पावरमेंट, ये सब लिखा हुआ है सिलेबस में। PWD सोशली एम्पावर्स अर्बन, अर्बनाइजेशन, उसके इश्यूज, रेमेडीज हो गया। सोशली एम्पावर्ड ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन भी लिखा हुआ है कि इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, तो ग्लोबलाइजेशन आ गया। फीचर्स क्या थे? फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, पहली लाइन लिखे, सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। एंड पॉवर्टी रिडक्शन, तो पॉवर्टी रिडक्शन एंड डेवलपमेंटल इश्यूज हो गया। थ्रू कैसे करेगा? CSR, CSR से क्या होगा? कम्युनलिज्म, सेक्युलरिज्म, रीजनलिज्म, तो सारा सिलेबस हो गया। PWD जो डिपार्टमेंट है वो सोशली एम्पावर करेगा, अर्बन एरिया के करेगा। अर्बन एरिया में किसे करेगा? ग्लोबलाइजेशन के जो फीचर्स थे उनको। तो PWD सोशली एम्पावर अर्बन ग्लोबलाइजेशन फीचर्स एंड, और क्या करेगा? पॉवर्टी को कम करेगा, पॉवर्टी रिडक्शन। कैसे? पैसे कहां से लाएगा? CSR के थ्रू, थ्रू CSR। सारा सिलेबस यार। ठीक है, दूसरा पार्ट भी हो गया आपका सोसाइटी, लिख लिया सबने ये वाला?
क्योंकि ये लिख लोगे तो सिलेबस में मैच तो कर लोगे, टिक कर लोगे, लिख लो एक बार इसको। फिर मैं लास्ट कराऊंगा आपको ज्योग्राफी। हाँ भाई, हो गया सबका? चलो, लास्ट है आपका ज्योग्राफी। क्योंकि आपको याद है कि जीएस पेपर 1 के अंदर हमें 3 कंपोनेंट पढ़ने थे। पहला कंपोनेंट क्या पढ़ना था? हिस्ट्री एंड कल्चर। उसके अंदर 5 पार्ट थे, ठीक है ना? 5 पार्ट किए थे ना। फिर हमने किया सोसाइटी, फिर अब हम क्या करेंगे? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के अंदर आपको 4 पार्ट याद रखना है, ठीक है? कोड है आपका, चलो कोड बाद में करो, पहले सुन तो सर, तभी वर्ड को रिलेट कर पाओगे, ठीक है? पहला है सेलिएंट फीचर्स ऑफ द वर्ल्ड्स फिजिकल ज्योग्राफी। तो जो भी फिजिकल ज्योग्राफी है उसको अच्छे से पढ़ना है। फिजिकल ज्योग्राफी, पहला वर्ड क्या आ रहा है? फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल, ठीक है ना? क्लाइमेटोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी फिजिकल ज्योग्राफी में आते हैं आपके जो फिजिकल फीचर्स है। तो सेलिएंट फीचर्स ऑफ द वर्ल्ड्स फिजिकल ज्योग्राफी, पहला वर्ड है फिजिकल ज्योग्राफी। सेकंड वर्ड क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग साउथ एशिया एंड द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ये याद रखना है, इसमें पूरी जगह लिखा होगा कि वर्ल्ड में भी ध्यान रखना है और इंडिया में भी। तो जो हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे वर्ल्ड की पढ़ेंगे और इंडिया की भी पढ़ेंगे, साफ साफ लिखा है सिलेबस के अंदर। इंडियन सबकॉन्टिनेंट भी और एशिया भी, वर्ल्ड भी और इंडिया भी, सब करना है पूरा इसको। तो पहला देखेंगे हम, रिसोर्सेज कहाँ कहाँ फैले हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन है। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर इंडस्ट्रीज इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। तो पहले रिसोर्सेज देख लेंगे, फिर डिफरेंट सेक्टर देखेंगे। प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर, ठीक है? सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग, टर्सरी सेक्टर आपका सर्विसेज हो गया, क्वार्टरनरी जो भी सेक्टर्स हैं डिफरेंट, उनको देखेंगे और क्या फैक्टर्स थे उनकी, वो कि वहां पे जाके एस्टेब्लिश हुई इंडस्ट्री। तो जो मैंने करवाया इंडस्ट्री वाला चैप्टर, वो इसी बेसिक फैक्टर्स कराए थे ना। मिस्टर टीएलसी पावर के पास पावर है, वो सब मैं कोर्स से करवा रखे हैं, ज्योग्राफी में कराऊंगा। क्योंकि सिलेबस में दे रखा था वो कि मुझे भाई क्या करवाना है इनको, फिजिकल ज्योग्राफी करवाना है, मुझे इनको रिसोर्स के बारे में बताना है, मुझे इनको सेक्टर्स के बारे में बताना है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर। हमने एग्रीकल्चर से स्टार्ट किया था, मैन्युफैक्चरिंग किया था, फिर सर्विसेज किया था, तो सेक्टर्स के बारे में बताया फिर उनको, ठीक है? और फिर हमें लास्ट वो जो फोर्थ पार्ट है दैट इज द जियो फिजिकल फिनोमिना, ठीक है? इंपॉर्टेंट जियो फिजिकल फिनोमिनाज हैं उनको देखना है, जैसे कि अर्थक्वेक, ये जियो फिजिकल फिनोमिनाज है। वोल्केनिज्म, सुनामी, ठीक है? साइक्लोन्स, तो साइक्लोन्स पढ़े हमने, अर्थक्वेक पढ़े थे, सुनामी पढ़े थे, सब पढ़ा था क्योंकि सिलेबस में दे रखा है। और अभी धीरे धीरे अभी साइक्लोन भी आया, क्या नाम है साइक्लोन का? जो रिमल, ठीक है? तो करंट में जो चल रहा है, क्योंकि भाई साइक्लोन आया हुआ है तो हमें पता होना चाहिए वो। और फिर क्या करना है? ज्योग्राफिकल फीचर्स एंड देयर लोकेशनल चेंजेस इन क्रिटिकल ज्योग्राफिकल फीचर्स। देखो अगला क्या पढ़ना है? ज्योग्राफिकल फीचर्स, जो हमने पढ़े थे लैंडफॉर्म डेवलपमेंट, याद है? मैंने बताया था कि रिवर है वो कैसे ज्योग्राफिकल फीचर्स बनाएगी, एरिड डेजर्ट में कैसे ज्योग्राफिकल फीचर बनेंगे, है ना? तो ज्योग्राफिकल फीचर्स पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे? एंड देयर लोकेशन, ठीक है? और कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है वो। फिर उनमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं, जैसे लेक्स हो रही है वो कुछ श्रिंक हो रही है, ठीक है? रिवर क्या हो रही है? ड्राई हो रही है। तो उनमें जो ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं उनमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं उनको भी पढ़ना है, उनसे भी क्वेश्चन आता है। आरएलसी से क्वेश्चन आया था कि श्रिंक कर रही थी, ठीक है ना? तो ज्योग्राफिकल फीचर्स और उनके अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, चाहे वो वाटर बॉडीज हो चाहे वो आइस कैप्स हो, ठीक है? और उसके बाद फ्लोरा फाउना एंड द इफेक्ट्स ऑफ सच चेंजेस। तो फ्लोरा भी पढ़ना है, ठीक है? पेड़ वेड़ होता है, फ्लोरा फाउना एनिमल्स, उनके बारे में। ये हो गया हमारा ज्योग्राफी का सिलेबस। अब इस पूरे सिलेबस को मैंने जो कोड किया है वो है राजस्थान। देखो राजस्थान में आप चले गए, डेजर्ट है बहुत बड़ा, आप अकेले हो, आपके पास आपका फोन है, तो आप कैसे वापस आओगे अपने घर पे? बताओ क्या यूज करोगे? अवनीत, नेविगेशन, क्या बोलते हैं नेविगेशन को? जीपीएस, ठीक है? जो हम यूज कर रहे हैं नेविगेशन, जीपीएस। तो राजस्थान में जब डेजर्ट में फंस जाओ, राजस्थान क्या है? एक ज्योग्राफिकल फीचर है, तो आपको याद है कि राजस्थान वाला कोड जिस पे लगेगा ज्योग्राफी पे लगेगा। और जब गुम हो गई थी ये तो उसने जीपीएस लगाया वहां पे। तो राजस्थान से आर से क्या कर लोगे आप? रिसोर्सेज, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है उनका डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि आपको रिसोर्सेज पढ़ना है ज्योग्राफी के अंदर। जी से आप क्या पढ़ोगे?
जियोफिजिकल फिनोमिनास, मैंने बताया था ना टर्म जियोफिजिकल फिनोमिना, लिखा हुआ नीचे जियोफिजिकल फिनोमिना। तो आर से आएगा आपका रिसोर्सेज, जी से आएगा आपका जियो फिजिकल फिनोमिना। भाई इस पे देख लेना कहाँ कहाँ पे रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सब फैक्टर्स क्या रिस्पॉन्सिबल है, जियो फिजिकल फिनोमिना इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, क्या चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है ना, तो फिजिकल फीचर्स उनके अंदर। पी से क्या आएगा आपका फिजिकल ज्योग्राफी, पहला ही लिखा है ना ये सेलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी। और एस से क्या आएगा आपका सेक्टर्स, जो मैंने बताया था आपको कौन कौन सेक्टर पढ़ने हैं आपको, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर, उनकी लोकेशन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे फैली हुई है। तो जब राजस्थान में खो जाओ तो जीपीएस लगा लेना, रिसोर्सेज आपका जियो फिजिकल फिनोमिना, फिजिकल ज्योग्राफी और एस से आपका सेक्टर्स। किसी से पूछ लेना नहीं आएगा याद, तुम्हें तो पूरा सिलेबस याद होगा, ठीक है ना, पूछना ट्राई करना देवांशी, ठीक है है नहीं आएगा ना नहीं आता, इतना अंदर डीप तो किसी को नहीं आएगा। वो तीन बता देंगे सोसाइटी, सबको लगता है कि याद तो कर लेंगे इसमें। हाँ ये भी होता है, कोड से तो फिर अब एस आई पी तुम बोलोगे नहीं, एन सी डब्ल्यू आइडेंटिफाई थ्री फिलोसफी नहीं बोलोगे तुम, है ना। पी डब्ल्यू डी सोशली एम्पावर्स किसको, जो अर्बन ग्लोबलाइजेशन के फीचर्स हैं, ठीक है ना, उसको, एंड पॉवर्टी रिडक्शन थ्रू सी एस आर। सोसाइटी पूरा कंप्लीट कर दिया तुमने। ज्योग्राफी में जब घूम गए राजस्थान ज्योग्राफी देखी तो जीपीएस लगा लिया तुमने, तुम्हारे सारे फंडे क्लियर है, ठीक है। हिस्ट्री को 5 में डिवाइड कर दिया तुमने, हेरिटेज एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल, पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री। फिर हिस्ट्री हेरिटेज एंड कल्चर को 3 में कर दिया, एएल, आर्ट फॉर्म्स, आर्किटेक्चर, लिटरेचर। हर चीज क्लियर है, सॉर्टेड है, ठीक है। आई थिंक होपफुली फर्स्ट सिलेबस याद है, तो कल फर्स्ट सिलेबस अपने इससे फाड़ के अपनी दीवार पे लगा देना, ठीक है, ये अब तुम्हें याद रहेगा, ठीक है। तो मैं एंड करता हूँ जीएस वन के सिलेबस से यहाँ पे ही। रमित सर थोड़ी देर क्लास लेंगे आपकी, 15-20 मिनट, आधा घंटा जो भी होगा। सिलेबस मतलब ऑप्शनल कैसे चूज करना है वो हमें डिस्कस करना था, तो मैंने क्लास ही करवा दी, आप लोग की सबकी कॉमन चीजें होंगी, फिर मैं भी आपको फीडबैक दूंगा। प्रोसेस यही रहेगा हमेशा, सुनोगे आप सबकी, करोगे आप मेरी, जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है ये है मेंटरशिप का मतलब, सुनना सबकी है, मेरे को बताना है, फिर हम डिस्कस करेंगे कि भाई ऐसे करना है, फिर हम उसको ऐसे कर लेंगे, क्योंकि सबके अपने व्यू है, ठीक है ना। हमें क्या करना है, हमारी क्या स्ट्रेंथ है, तुम्हारी क्या वीकनेस है वो मुझे पता है, ठीक है, उस पर हमें काम करना है।